बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनकी कितनी किस्में होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रा अपने गौर से देखना है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी किस्म के होते हैं और कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स को कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं। कंपोनेंट्स इन रिएक्ट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ रिएक्ट एप्लीकेशन, यानी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को बनाने के लिए छोटे छोटे जो ब्लॉक्स पीस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये हमारा कंपोनेंट है। आप मिसाल समझ लें कि अगर एक गाड़ी है, कार है, तो उसके अंदर उसका एक स्टीयरिंग है, हैंडल है, वो उसका कंपोनेंट है। उसकी एक सीट है, वो उसकी कंपोनेंट है। उसका एक इंजन है, वो उसका कंपोनेंट है। गियर बॉक्स है, कंपोनेंट है। दरवाजे हैं, वो उसका कंपोनेंट है। यानी तमाम चीज़ें छोटी छोटी मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाती हैं। इसी तरह जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं या वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एक एप्लीकेशन के छोटे छोटे पार्ट, कोई बटन, कोई बॉक्स, कोई नैव बार, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और ये कंपोनेंट्स इसलिए हम बनाते हैं कि ताकि हम एक दफ़ा बनाने के बाद उनको बार बार यूज़ कर सकें। इसी तरह दे आर लाइक स्मॉल रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड डेट रिटर्न HTML या JSX, यानी ये छोटे छोटे कोड के ब्लॉक्स होते हैं जो हमें HTML रिटर्न करते हैं या JSX रिटर्न करते हैं और इससे आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप होती है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रिएक्ट में अक्सर काम ये है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं लेकिन उनके नाम मुश्किल होते हैं, तो आप समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये है कुछ भी नहीं, लेकिन बहरहाल अब दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। एक को हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक होते हैं क्लास कंपोनेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स बहुत कम कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम दोनों को सीख लेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो जब हम फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह ही होते हैं और उसके लिए भी हम फंक्शन का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं या एरो की तरह सिंटैक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में अगर आप देखें तो सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया है, उसके आगे फंक्शन का नाम रखा है जो क्या है, हेलो रख दिया हमने, वैसे आप कोई भी रख सकते हैं। फिर करली ब्रैकेट्स हैं और आपको पता है कि फ़ंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फिर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो रिटर्न का कीवर्ड है। आगे हमने एक H1 की हेडिंग लगा दी हुई है और ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो गया, ये आम सा फंक्शन है लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, हमारा कंपोनेंट बन गया। अब इसको बना के भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इम्पोर्ट कैसे करते हैं, कॉल कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो चलते हैं VS कोड एडिटर के ऊपर। तो VS कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं और हमने अपनी ऐप खोली हुई है जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी। और इसको रन करने के लिए आपको दोबारा याद करवा दूँ, npm रन div लिखेंगे हम, या डेवलपमेंट का छोटा करके लिखा हुआ div, उसको एंटर प्रेस करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद आपके पास लिंक आ जाएगा। कंट्रोल को प्रेस करके इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये जनाब आपका प्रोजेक्ट जो है आपके सामने रन हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सही कर देंगे तो मैं बाई की जगह विद कर देता हूँ। तो यहाँ H1, तो यहाँ H2 के अंदर यहाँ जहाँ बाई लिखा है यहाँ मैं सिर्फ विद लिख रहा हूँ, वैसे ही लिख रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक तो काम ये करते हैं, ये फंक्शन ऐप है, उसके नीचे जो लाइन है कॉन्स्ट, ये पहले इस्तेमाल हो रही थी, अभी इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है इम्पोर्ट यूज़ स्टेट, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। ये क्या चीज़ें हैं बाद में हम देख लेंगे। अभी इसको देखिए हमने मज़ीद छोटा कर लिया और बिल्कुल छोटा सा एक फंक्शन रह गया। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी कभी आप राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करें ताकि आपकी लाइनें बिल्कुल सीध में हो जाएं। कंट्रोल S करके रिज़ल्ट एक दफ़ा फिर दोबारा देख लेते हैं। तो ये देखें रिज़ल्ट सेम है, सिर्फ हमने बाई की जगह विद कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हम अपना कंपोनेंट बनाएं। याद रखिएगा, आपने जितने भी कंपोनेंट्स बनाने हैं वो आपने SRC फोल्डर के अंदर बनाने हैं। तो इन चीज़ों को गौर से देखिएगा कि कंपोनेंट बनाने कैसे हैं।
फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ SRC फ़ोल्डर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर ये देखें प्लस का निशान भी होता है, इससे भी फाइल बन सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप यहाँ राइट क्लिक करें और यहाँ पर न्यू फाइल पर आपने क्लिक कर देना है। वो आपसे नाम पूछेगा। अब एक चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि आपने जो भी कंपोनेंट बनाना है, यानी जो भी आपने रिएक्ट की फ़ाइल बनानी है, उसमें आपने ये जहन में रखना है कि उसका पहला करैक्टर कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं JSX की, यहाँ पर रिएक्ट के कंपोनेंट्स भी होते हैं और HTML भी हम यूज़ करते हैं। चूँकि HTML के तमाम टैग्स लोअर केस में होते हैं, यानी छोटी ABC में होते हैं, लिहाजा उसको मुख्तलिफ करने के लिए रिएक्ट के जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं उसमें ये कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और अगर आपके एक से ज़्यादा अल्फाज उसके अंदर मौजूद हैं तो हर लफ्ज़ का पहला करैक्टर भी आप कैपिटल करेंगे। तो यहाँ मैं उसका नाम रख देता हूँ COMP कंपोनेंट और FUN फन, डॉट डाल के आपने उसकी एक्सटेंशन रखनी है JSX। ये आपने याद रखना है, एंटर प्रेस करना है। तो ये अब आपका पहला कंपोनेंट बन गया। अब इस पहले कंपोनेंट में हमने करना क्या है? ज़ाहिर इसमें फ़ंक्शन लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सिर्फ लिखना है फ़ंक्शन, और फंक्शन का नाम हमेशा आपने याद रखना है कि वो रखना है जो आपने फ़ाइल का नाम रखना है, और बिल्कुल वैसे ही रखना है। जो चीज़ कैपिटल लेटर्स में है वो कैपिटल में रखेंगे, जो स्मॉल लेटर्स में है वो स्मॉल में रखेंगे। तो अब इसका नाम हमने रखना है COMPFUN, और फंक्शन के आगे हम इस तरह के छोटी ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस लगाते हैं, वो लगाना है, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगानी है। ये है हमारा फंक्शन, और इसके अंदर ही हम सारा काम करेंगे। अच्छा, अब इस फंक्शन को हमने कहीं भेजना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो एक चीज़ आप याद रख लें, इस वाले नाम को आप चाहे Ctrl+C से कॉपी कर लें, नाम आपको यही रखना है, और यहाँ लिखना है एक्सपोर्ट, क्योंकि अगर आप इसकी आउटपुट कहीं भेजना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, और साथ डिफ़ॉल्ट लिखना है। क्यों लिखना है ये भी हम बात करते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आगे यही पेस्ट कर देना है, यानी जो आपने नाम रखा है। तो ये है आपका कंपोनेंट का पूरा स्ट्रक्चर, ये बेसिक कंपोनेंट आपका बन गया है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा जो आपने हमेशा याद रखनी है कि हर जो फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर रिटर्न होना कुछ ज़रूरी है। तो एक कीवर्ड इसमें इस्तेमाल करेंगे रिटर्न, और उसके आगे यहाँ छोटी ब्रैकेट्स लगाना शुरू कर दें। अब जो कुछ भी आपने लिखना होता है वो रिटर्न के अंदर लिखना होता है। आप फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1, और H1 ये हमारा टैग है HTML का, और इसके अंदर हम लिख देते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ट्यूटोरियल। इसको करते हैं सेव। अब सेव तो हमने कर लिया, क्या इसका रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी रिज़ल्ट में ये हेडिंग हमारी फंक्शनल कंपोनेंट्स आएगी, ये नहीं आएगी? देख लेते हैं। ये देखें, हमारे रिज़ल्ट में भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही है। अब रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपोनेंट तो हम बना चुके हैं, लेकिन उसको कहीं पर हमने कॉल नहीं किया, और कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम app.jsx में जाते हैं, और यहाँ पर अपने फंक्शन को यानी इस कंपोनेंट को कॉल करते हैं। अच्छा, कॉल हमेशा जिसको भी किया जाता है पहले उसको इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ VS कोड एडिटर के अंदर आपके पास फैसिलिटी है कि जब आप किसी भी कंपोनेंट को, अच्छा मैं जब भी कंपोनेंट कहूँ तो आपने समझ लेना है कि ये हमारी अलग से फ़ाइल है, कॉल करेंगे तो वो इंपोर्ट उसको खुद ब खुद कर देता है। अगर आप टॉप पर गौर से देखें तो यहाँ लिखा है इंपोर्ट, और उसके बाद लिखा है ./app.css, इस तरह इंपोर्ट होती है। अब हमने अगर अपना फंक्शन इस्तेमाल करना है, यानी इसको कंपोनेंट को यूज़ करना है और इसको इंपोर्ट करना है या इसको कॉल करना है, तो क्या करेंगे? जहाँ कॉल करना है वहाँ पर जाके सबसे पहले आप लेस देन साइन डालें, और उसके बाद आप टाइप करना शुरू उसका नाम जो हमने रखा हुआ है कॉम्प, और जो ही आप लिखेंगे तो आपके पास वो देखें आपके पास सजेशंस भी आ जाएंगी। यहाँ से आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इंपोर्ट मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो सबसे टॉप पे इंपोर्ट लिखा है वहाँ पर खुद ब खुद ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। ये देखें, वो देखें इंपोर्ट भी आ चुका है। अब आपको क्या करना है? इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए याद रखें हमेशा स्लैश डाल के, और यहाँ पर ग्रेटर देन साइन आपने डाल देना है। तो ये अब आपका प्रॉपर्ली इंपोर्ट हो गया है। अगर ये इंपोर्ट आपका किसी का यहाँ नहीं आता तो परेशान मत हों, इसको मैनुअली लिख दें, इंपोर्ट लिख के आगे फंक्शन का नाम जो हमने फाइल का नाम रखना होता है फ्रॉम,
और उसके बाद डॉट लिख के, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, स्लैश डाल के वही नाम आपने दोबारा लिखना होता है, तो ये इंपोर्ट हो जाता है। तो आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कंट्रोल एस करके इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो अब देखें जी, फंक्शनल कंपोनेंट्स ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पर हेडिंग आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह हमने इसको इंपोर्ट किया है। और अब आपने अगर कोई तब्दीली करनी है इसके अंदर, तो सिर्फ आपने अपने कंपोनेंट जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर करनी है। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर इसको H3 कर देता हूँ, H1 की जगह। ये देखें हेडिंग मैंने छोटी की है, कंट्रोल एस किया, देखें तब्दीली करेंगे तो वहाँ खुद ब खुद सारा कुछ तब्दील हो जाएगा। आप देखें वो हेडिंग जो है छोटी हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको H3 की बजाय H2 करता हूँ, थोड़ा सा सही साइज़ रहता है। अब देखें, ये देखें जी, अब यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट ट्यूटोरियल आ रहा है। अब ये आपने कंपोनेंट बना लिया है, अब आप चाहें तो इसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी यूज़ कर लें। अब इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है और उसके टॉप पर आपने एक नेविगेशन बार बनाया जिस पर पूरा मेन्यू बना हुआ है। अब अगर आपने उसका दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पाँचवा पेज भी बनाना हो, तो क्या नेविगेशन बार आपको हर दफ़ा बनाना पड़ेगा? नहीं। कंपोनेंट का फ़ायदा ये है कि आपने एक दफ़ा बना लिया, अब उसको यूज़ आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी कर लें। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर app.jsx में मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट तो एक ही दफ़ा करना है, बार बार नहीं करना। यूज़ आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी कर लें, या तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें, या मैंने इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ कंट्रोल डी। इससे क्या होता है कि ऊपर वाली लाइन नीचे डुप्लीकेट हो जाती है। ये आपके कंप्यूटर में हो सकता है काम ना करे, यकीनन नहीं करेगा, इसको सेट करना पड़ता है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर ये, क्योंकि बार बार हम बाज़ औक़ात कॉपी करते हैं फाइल को नीचे, लाइन को सॉरी, तो उसके लिए फिर एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट कहीं भी आपने एडजस्ट करना हो तो आप यूँ करेंगे, इसको देख लीजिएगा, फाइल, और इसके अंदर आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस, और इसके आगे आपको मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ आपने क्लिक करना है और यहाँ ऊपर आपने टाइप करना है कॉपी लाइन डाउन। ये देखिए कॉपी लाइन डाउन आ चुका है, और यहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है, कंट्रोल डी लिख लेना है। एक दफ़ा आप इसको सेट कर लेंगे, आपके मुख्तलिफ कोई चीज़ होगी, शॉर्टकट लंबा होगा। आपने इसको, ये देखिए पेंसिल के निशान पे क्लिक करके यहाँ आपने एडिट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये फिर आपका फिक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अब जब भी आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपकी ऊपर वाली लाइन नीचे डुप्लीकेट हो जाएगी। अब देखिए मैं इसको 2-3 दफ़ा यहाँ डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो क्या ये दोबारा डुप्लीकेट हो गई है? देखते हैं। तो ये देखें रिज़ल्ट में भी ये बार बार डुप्लीकेट हो गई है। इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट अगर हम एक दफ़ा बना लें तो उसको बार बार डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ। इसको तो मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, एक ही दफ़ा काफ़ी है, और कंट्रोल एस करता हूँ। अगर आपकी लाइनें गड़बड़ हो जाएं, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, हर चीज़ सही हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, हम जाते हैं अपने कंपोनेंट फंक्शन में। यहाँ पर इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर लाइन है एक, और यहाँ पर अगर हमें आपको कुछ और लाइन भी देनी हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक और हेडिंग देता हूँ H2, और इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ सेकेंड लाइन, मैंने लिख दिया है। अब होना तो कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि कोड तो आपका दुरुस्त है, लेकिन एरर आ रहा है, नीचे भी आपको एरर शो हो रहा है। अगर आप रिजल्ट में देखेंगे तो भी आपको एरर ही शो हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हो कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट इसलिए इस्तेमाल करनी है कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, और रिटर्न क्या करता है, हमेशा एक चीज़ जो है वो रिटर्न करता है। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिटर्न करनी है, एक से ज़्यादा कोड की लाइंस भेजनी है, तो फिर आपको इसको रैप करना पड़ेगा। रैप किस में करना पड़ेगा? या तो करना पड़ेगा डिव में, इसके अंदर। इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ कंट्रोल एक्स से, और इसके दरमियान में पेस्ट कर देता हूँ, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब ये डिव के अंदर आपके पास चला गया कंपोनेंट। अब सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। आप देखें ये रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। डिव से भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिव को भी नहीं लिखते और यहाँ से इसको खाली कर देते हैं। अब इसके अंदर इसको करते हैं। अब ये टेक्निकली क्या कहलाता है? वैसे तो देखें ना, ओपनिंग टैग है खाली और क्लोजिंग टैग है, लेकिन आपको बताया मैंने पहले भी, रिएक्ट जो है वो नाम मुश्किल होते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये करते क्यों हैं? इसलिए कि हम एक से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन टेक्निकली इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे JSX फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स अभी मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, आपको नोट्स भी समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर इसको रैप करना ज़रूरी है। तो बहरहाल इसको हम कहेंगे JSX फ्रेगमेंट्स, या फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट भी इसको आप कह सकते हैं। तो नाम मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है तो आपको पता भी होना चाहिए। ये क्या होता है? क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग होता है जो अंदर से खाली होते हैं। अच्छा, एक साथ छोटा सा मैं और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर दूं। बाज़ औक़ात आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो होता है ना,
आप ये क्यों करते हैं, डिफ़ॉल्ट क्यों लिखते हैं? एक्सपोर्ट तो इसलिए करते हैं ना कि आपको कहीं इसको कॉल करना है, रिज़ल्ट देखना है, तो डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखते हैं कि जब आपका फंक्शन जो है वो एक ही फंक्शन, यानी आपका जो कंपोनेंट है वो एक ही फंक्शन रिटर्न कर रहा हो, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरीका ये होता है कि बाज़ औक़ात, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन कभी कभी इस्तेमाल होता है कि बाज़ औक़ात आपका एक कंपोनेंट एक से ज़ायद चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में फिर आपने ये लाइन नहीं लिखनी होती, आपने सिर्फ ये करना होता है, यहाँ इसको कमेंट आउट कर देना, इसको ख़त्म कर देना होता है। बल्कि जहाँ फंक्शन है उसके शुरू में वैसे ही एक्सपोर्ट लिख देना होता है इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि आपका एक कंपोनेंट एक से ज़्यादा फंक्शंस को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। तो नॉर्मली इसको करेंगे तो ये तरीकाकार ये है कि रिज़ल्ट तो आ जाता है, लेकिन ये तरीकाकार इसलिए थोड़ा गलत है कि जब इस तरीके से एक्सपोर्ट करें तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होता है वहाँ भी थोड़ी तब्दीली करनी होती है। वो क्या तब्दीली करनी होती है? इसको app.jsx में जाते हैं, जहाँ पर इंपोर्ट लिखा है वहाँ जो फंक्शन का नाम लिखा है इसको हमने करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना होता है यहाँ पर। ये देखें, तो ये है फिर इसका सही तरीका। कंट्रोल S करेंगे तो अब इसका रिज़ल्ट देखें तो ये रिज़ल्ट फिर भी दुरुस्त आ रहा है। लेकिन नॉर्मली हम ऐसा अभी नहीं करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर देख लेंगे। इसलिए इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और जहाँ पर हमारा कंपोनेंट फंक्शनल था इसके अंदर से भी यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट को ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसका कमेंट आउट भी यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया है कि पूरा हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, नया कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी यहाँ पर हम एलिमेंट्स बनाएंगे, जितने भी हम यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाएंगे, उनकी तमाम का जो सोर्स कोड है वो भी मैं आपको दे दूँगा, आपको नोट्स भी दे दूँगा। अगर आपको ये सारा सोर्स कोड खुद देखना है और इसको समझना है तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप पूरा ये सोर्स कोड जो है हमारा वो देख सकेंगे। मैंने इसको गिटहब पे अपलोड कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके गिटहब से पूरा ये सोर्स कोड जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे मैं वहाँ अपडेट करता जाऊँगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं। और साथ ही मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट क्या है, अभी मैंने आपको समझा दिया है। अब फ्रेगमेंट लेट्स यू ग्रुप मल्टीपल आइटम्स, ये आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप मल्टीपल आइटम्स यानी एक से ज़ायद आइटम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एडिंग एन एक्स्ट्रा डॉम नोड लाइक डिव, यानी डिव के लिए इस्तेमाल किए बगैर जो एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर देती है, डॉम ऐड कर देती है आपकी HTML के अंदर, उसके बगैर आप इसको, इससे यह होता है कि हैवी नहीं होती आपकी, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अब इसमें ये एक चीज़ है कि क्यों हम यूज़ करते हैं खाली यानी फ्रेगमेंट यूज़ क्यों करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। समटाइम्स यू नीड टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स फ्राम अ कंपोनेंट्स, अगर आपको एक से ज़ायद कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करने हो तो फिर आप इन दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रैपिंग देम इन डिव, इनको डिव में इस्तेमाल करने के बजाय विच एड्स एन अननेसेसरी एलिमेंट टू द डॉम, जो कि आपका अननेसेसरी एलिमेंट एक ऐड कर देता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं फ्रेगमेंट को यूज़ करते हैं। किस तरह करते हैं इसको मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये हमारा रिज़ल्ट है। अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ इंस्पेक्ट करें तो यहाँ देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट आता है सबसे टॉप पर, ये जो आइकन है इसको हम सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ अपने कंपोनेंट पे यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोड के अंदर यहाँ देखें H1 H2 और यहाँ पर रूट डिव के अंदर ये सारे एलिमेंट्स नज़र आएंगे। लर्न रिएक्ट नज़र आएगा, H2 नज़र आएगा, H3 नज़र आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कोई डॉम नहीं है। ये देखें, आप इसको नोट कर लें, ये डिव के अंदर आईडी है रूट, उसके अंदर सिर्फ H1 H2 की 3 हेडिंग्स हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर फ्रेगमेंट की बजाय डिव इस्तेमाल किया होता तो फिर क्या होता, इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिव। अब अगर इसको हम सेव करते हैं, अब क्या होता, अब हम दोबारा राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और इस एलिमेंट को किसी जगह से भी हम सिलेक्ट करते हैं, तो अगर आप गौर करें तो अब आपको यहाँ डिव रूट के नीचे H1 H2 नज़र आ रहा है, लेकिन उसके नीचे मज़ीद एक डिव नज़र आ रही है जिसमें फिर H2 है और डिव फिर क्लोज हुई है, यानी एक एक्स्ट्रा डिव उसने ऐड कर दी है। अगर मैं वहाँ से ख़त्म करूँगा तो ये डिव ख़त्म हो जाएगी, यानी आपका प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा हैवी नहीं होगा। इसको मैं यहाँ से एक दफ़ा रिमूव करता हूँ। अब देखें, मैं दोबारा से इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, दोबारा राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और इस एरिया को इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखें कोई डिव का एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स ही हैं, सिर्फ रूट वाली डिव ही आपके पास मौजूद है।
तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट लाइट वेट रहता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने इसकी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा एरर भी आ सकते हैं, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट भी होंगे। जैसे जैसे एरर आएंगे खुश हुआ करें, परेशान ना हुआ करें, ये आपको मज़ीद चीज़ों को तलाश करने में मदद देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको लाइक भी कर दीजिए, नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसको भी कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।